अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे रेनेसांस को और रेफॉर्मेशन को। तो रेनेसांस और रेफॉर्मेशन कवर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डार्क एजेस क्या होती हैं, क्योंकि अगर आपको डार्क एजेस की समझ आ गई तो रेनेसांस और रेफॉर्मेशन कवर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करेंगे डार्क एजेस को, फिर हम पढ़ेंगे रेनेसांस को और आखिर में हम देखेंगे रेफॉर्मेशन को। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डार्क एजेस उस दौर को कहा जाता है जो शुरू होता है 5th सेंचुरी से और ख़त्म होता है 14th सेंचुरी पे। यानी इसमें एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड और जेफरी चौसर का दौर आता है। इन तीनों एजेस को कलेक्टिवली डार्क एजेस, मिडल एजेस या मिडीवल एजेस कहा जाता है। अब आपने मिडल एजेस और मिडल इंग्लिश पीरियड के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों एजेस को कलेक्टिवली मिडल एजेस कहते हैं, और जबकि मिडल इंग्लिश पीरियड एंग्लो नॉर्मन पीरियड का दूसरा नाम है। इन्हें डार्क एजेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5th सेंचुरी में जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी वो गिर गई थी। यानी जो रोमन एम्पायर थी उस दौर में वो दो पार्ट्स के ऊपर डिवाइड की गई थी, एक को ईस्टर्न पार्ट कहा जाता था और दूसरी को वेस्टर्न। अब जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है उसको हमला करके फ़तह कर लिया गया था। एक आदमी जिसका नाम है ओडवेसर, और जो कि जर्मैनिक लीडर था, ये काम उसने किया था। तो तब से डार्क एजेस शुरू हुई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ वेस्टर्न रोमन एम्पायर के गिर जाने की वजह से इन एजेस को डार्क एजेस नहीं कहा जाता, बल्कि ये तो सिर्फ एक वजह है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि उस ज़माने के बादशाह अपना ज़्यादातर पैसा अवाम पर नहीं लगाते थे बल्कि जंगों में ज़ाया कर देते थे। और जो बुक्स होती मेडिकल से रिलेटेड या फ़िलोसफी से रिलेटेड, वो जंगों में ज़ाया हो जाती। जब एक फ़ौज किसी शहर पर हमला करती तो वहाँ मौजूद किताबों को भी आग लगा दी जाती, जिस वजह से उन किताबों में मौजूद नॉलेज ज़्यादातर लोगों तक पहुँच नहीं पाता। और वैसे भी उस दौर में आम लोगों को पढ़ने लिखने की इजाज़त ही नहीं थी। उस दौर में नॉलेज अथॉरिटी पे बेस्ड करता था, यानी सिर्फ उस बंदे को पढ़ने लिखने की इजाज़त होती जिसके पास अथॉरिटी होती। और एक और वजह जिसकी वजह से इन एजेस को डार्क एजेस कहा जाता है, वो ये है कि अगर ईसाइयों का पादरी कुछ भी कह दे कि बाइबल के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ ऐसे लिखी है, ये चीज़ वैसे, तो वो सबको मानना पड़ती थी। क्योंकि उस ज़माने के लोग पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़ने लिखने पर पाबंदी भी थी, इसलिए लोगों को पादरियों की हर बात के आगे अपना सर झुकाना पड़ता। अगर वो किसी पादरी के खिलाफ कुछ बोलते तो उन्हें सज़ा दी जाती। इस दौर में बाइबल को ट्रांसलेट करने पर भी पाबंदी थी। बाइबल क्योंकि लैटिन ज़ुबान में थी, तो अगर कोई भी इसे अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता तो उसे दर्दनाक तरीके से मार दिया जाता। इस दौर में एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं किए जाते थे, क्योंकि इस दौर के लोगों का ख्याल था कि एक्सपेरिमेंट खराबी पैदा करते हैं और ख़राबी गुनाह की तरफ ले जाती है, और गुनाह ज़िल्लत का बायस बनता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स बैन थे। और एक और वजह जिस वजह से इन एजेस को डार्क एजेस कहा जाता है, वो ये कि इस ज़माने में एक वायरस फैला जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। और ये वायरस इतना ख़तरनाक था कि इसने थोड़े ही अरसे में बहुत सारे लोगों की जानें ले ली। और ये लेयर्स में आता, जैसे आजकल कोरोना वायरस की लेयर्स चल रही हैं, इसी तरह ये वायरस भी कुछ अरसे बाद दोबारा किसी नई लेयर में आ जाता। तो ये सब वो चीज़ें थी जो मिडीवल एजेस या मिडल एजेस में हुआ करती थी, इसलिए इस दौर को डार्क एजेस भी कहा जाता है। दोस्तों, जो रेनेसांस है वो इंग्लिश लिटरेचर का एक पीरियड है जो 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक था। रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ। किस चीज़ की रीबर्थ? नॉलेज की। यानी इस ज़माने में इल्म को फैलाने पर जोर दिया गया। वो इल्म जिसे लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता था, उसे लोगों तक पहुंचाया गया। नई नई चीज़ें दरियाफ्त की गईं और जो पादरियों की इजारादारी थी उस पर सवाल उठाए गए। रेनेसांस पहले आया था इटली में और फिर ये इंग्लैंड में दाखिल हुआ। इटली में एक मूवमेंट चलाई गई जिसे ह्यूमनिज़्म कहा जाता है, और जिन दो लोगों की वजह से रेनेसांस इटली में आया वो थे पेट्रार्क और बोकैचियो। इन दोनों को ह्यूमनिस्ट भी कहा जाता है। ह्यूमनिज़्म जो मूवमेंट है वो ये कहती थी कि इंसान जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, यानी ये पूरी कायनात इंसान के लिए ही बनाई गई है, इसलिए इंसान पर इतनी पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए। इटालियन लोगों को देखकर इंग्लिश लोगों ने भी इंग्लैंड में यही काम शुरू किया, और जिन पोइट्स ने इंग्लैंड में रेनेसांस को प्रमोट किया उनमें शामिल हैं विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन डन, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन और सर फिलिप सिडनी। तो जब रेनेसांस आया और लोगों को आज़ादी मिलना शुरू हुई तो इसके रिजल्ट्स भी सामने आए। 1436 में गुटनबर्ग ने
प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करवाई और जो बाद में 1476 में विलियम कैक्सटन इसे इंग्लैंड लेकर आया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि किताबें सस्ती हो गईं। जो किताबें हाथ से लिखे जाने की वजह से महंगी हुआ करती थी, वो अब प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए छापी जाने लगी, जिनसे उनकी कीमत इतनी कम हो गई कि आम आदमी भी उन्हें ख़रीद कर पढ़ सके। रेनेसांस की यही वजह से लोगों ने पढ़ना शुरू किया और साइंस और फ़िलोसफी और हर फील्ड में अपनी महारत दिखाई और नई नई चीज़ें डिस्कवर और इन्वेंट की। इसी दौर में निकोलस ने सोलर सिस्टम दरियाफ्त किया। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया डिस्कवर किया। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया। इसी दौर में गन पाउडर भी दरियाफ्त किया गया। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब इंसान को आज़ादी दी गई तो इंसान ने क्या कुछ नहीं किया। ये तो था रेनेसांस। अब बात करते हैं रेफॉर्मेशन की। तो दोस्तों, जो रेनेसांस था वो दुनियावी एतबार से था, यानी रेनेसांस एक वर्ल्डली एक्टिविटी थी। इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो जो वर्ल्डली चेंजेस थी उन्हें हम स्टडी करते हैं रेनेसांस में, और जो रिलीजियस चेंजेस थी उन्हें हम स्टडी करते हैं रेफॉर्मेशन में। इंग्लैंड में पहले रेनेसांस आया, यानी किताबें सस्ती हुईं, लोगों ने पढ़ना शुरू की, फिर रेफॉर्मेशन हुई। अब आप खुद सोचें कि जब लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू की तो बाइबल भी तो एक किताब ही है। लोगों ने बाइबल की जब ट्रांसलेशन करके इसे पढ़ना शुरू किया तो लोगों को खुद पता चलना शुरू हो गया कि हमारे रिलीजन में क्या है और क्या नहीं। पादरियों की बातों को लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। डार्क एजेस में कोई पादरी को गलत नहीं कह सकता था। अब क्योंकि लोग खुद पढ़ना शुरू हो गए, इसलिए वो पादरियों को भी क्रिटिसाइज़ करने लगे, और ये क्रिटिसिज्म इतना बढ़ता गया कि एक नया फ़िरका यानी ब्रांच वजूद में आई, जिन्हें कहा जाता है प्रोटेस्टेंट्स। तो जो पहले फ़िरका था ईसाइयों का, उन्हें कहा जाता है कैथोलिक्स। तो जो कैथोलिक्स की ग्रिप थी सोसाइटी पर, वो नया फ़िरका यानी प्रोटेस्टेंट्स के आने की वजह से लूज़ होना शुरू हो गई। एक शख्स था इस ज़माने में जिसका नाम था जॉन विकलिफ। इसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन भी कहा जाता है। यही वो आदमी था जिसने कैथोलिक्स को चैलेंज किया और कहा कि कैथोलिक्स बहुत सारे गलत आइडियाज़ पर चल रहे हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। मगर कैथोलिक्स ये बात नहीं मानते थे, जैसा कि अक्सर रिलीजन्स में होता है। एक कहता है कि मैं सही और दूसरा कहता है कि नहीं मैं सही। तो रेफॉर्मेशन की वजह से कैथोलिक्स की जो अथॉरिटी थी सोसाइटी पर, वो ख़त्म होना शुरू हो गई और लोग बाइबल पढ़ने की वजह से अपने रिलीजन के बारे में जानने लगे। तो ये दौर जिसमें रिलीजियस चेंजेस आई, इस दौर को रेफॉर्मेशन कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।